नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील आप सभी का कंपटीशन फैक्टर पर स्वागत करता हूं। यूपी टेट का फॉर्म फिलअप हो रहा है। 26 अप्रैल लास्ट डेट है। उसके पहले पहले आप ओडीआर करा के फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। यूपी टेट प्राइमरी लेवल पे देखा जाए तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो लैंग्वेज सेकंड में, लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी अनिवार्य होता है और लैंग्वेज सेकंड में संस्कृत को चूज करते हैं। और संस्कृत में थोड़ी सी घबराहट होती है कि बहुत से यहाँ पे शब्द रूप और धातु रूप और अनुवाद में प्रॉब्लम आती है, तो उसको हम बहुत ही आसानी से उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे प्राइमरी लेवल पे और 23+ अंक आप हंसते हंसते गेन करोगे। ये मेरा दावा है कि आप 23+ अंक बहुत आसानी के साथ संस्कृत में गेन कर सकते हो। चलिए कुछ बेसिक की शुरुआत करते हैं आज। इसमें सबसे पहले हम यहाँ पे व्याकरण से शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है सुशील, मैं एक प्राइमरी सिलेक्टेड टीचर रहा हूँ और मैं आप लोगों को यहाँ पे संस्कृत की बेसिक समझ के साथ आगे बढ़ता हूँ। हमारा जो पहला टॉपिक है यहाँ पर मैं संस्कृत व्याकरण को लेकर चल रहा हूँ। तो व्याकरण की जैसा कि दोस्त आप जानते हैं कि इसको इंग्लिश टर्म में ग्रामर कहा जाता है। ग्रामर कोई भी चीज हर भाषा में, दुनिया की जितनी भी भाषाएं होती हैं उन सभी भाषाओं में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कुछ कायदे कानून होते हैं, कुछ नियम्स होते हैं। उन नियमों के तहत जो भी नियम होते हैं उन नियमों के द्वारा ही वो भाषा बोली, पढ़ी, समझी व लिखी जाती है। तो किसी भी भाषा को समझने के लिए जो कायदे कानून बनाए जाते हैं, जो नियम बनाए जाते हैं, इन नियमों का जो ग्रुप होता है, जो समूह होता है, इसी को तो व्याकरण कहते हैं। जो भी भाषा होगी उसमें जो नियम के तहत वो भाषा लिखी जाती है, पढ़ी जाती है, बोली जाती है, उन सभी नियमों का जो समुच्चय होता है उसे ही हम लोग व्याकरण कहते हैं, कोई भी लैंग्वेज हो। अब हम कहेंगे कि भाई भाषा का बार बार प्रयोग कर रहे हैं, तो ये भाषा क्या है? तो भाषा, देखिए, भाषा का मतलब ये हुआ कि हम हमारे मन में, हमारे दिमाग में जो विचार व्यक्त हो रहे हैं, कोई इंसान है उसके मन मस्तिष्क में जो विचार व्यक्त हो रहे हैं, ये अपने विचारों को व्यक्त करेगा। विचारों को व्यक्त करेगा तो ये जिसके माध्यम से व्यक्त करेगा वह माध्यम ही भाषा होती है। विचारों को व्यक्त करने का माध्यम ही भाषा होती है, यानी कि विचारों का आदान प्रदान। कोई भी व्यक्ति के मन में उठने वाले विचार अगर वह व्यक्त करता है किसी तरीके से, चाहे वह बोल कर व्यक्त करता हो, चाहे वह लिख कर व्यक्त करता हो, चाहे वह संकेतों के माध्यम से व्यक्त करता हो, इशारों के माध्यम से व्यक्त करता हो, तो हम कह सकते हैं वह भाषा कहलाती है। जो दूसरों को समझ में, दूसरा जो यहाँ बंदा है उसको समझ में भी आना चाहिए। तो भाषा विचारों के आदान प्रदान का एक माध्यम होती है। ये 3 तरह की होती है। हम कोई भी विचार हम बोल कर व्यक्त कर सकते हैं किसी से, या हम अपने विचार लिख कर व्यक्त करते हैं, या फिर संकेतों के माध्यम से हम अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। तो इस तरह से कहा जाता है कि भाषा 3 तरह की होती है: मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। टीचर्स क्या करता है, जैसे मैं बोलकर विचारों को व्यक्त कर रहा हूं तो यह मौखिक भाषा है। लिखित भाषा जब लिखकर, जैसे न्यूज़पेपरों में क्या होता है, लिखकर भाषा, तो पत्रिकाओं में लिखकर आप विचार व्यक्त किए होते हैं। संकेत यानी इशारों के माध्यम से हम बातचीत कर लें। भाषा, देखो, किसी भी भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे जो बेसिक टूल जिसे कहते हैं, सबसे छोटी जो इकाई होती है उसे ध्वनि कहते हैं। इंग्लिश में अगर देखा जाए तो साउंड। अब आप कहोगे सर इंग्लिश की क्या जरूरत है, हम तो संस्कृत पढ़ रहे हैं। जी, संस्कृत पढ़ रहे हैं, लेकिन हमको टर्म तो पता होना चाहिए। तो कोई भी भाषा की जो सबसे छोटी ध्वनि होती है, जैसे हमने बोला का, तो का क्या है? एक ध्वनि है। का क्या है? एक ध्वनि है। अब ये ध्वनि जो है का एक छोटी सी इकाई है। जैसे कलर बोले तो कलर में का एक छोटी इकाई है। तो ये क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वह ध्वनि होती है। मुझे बड़ी सी बात बोलना है, लेकिन सबसे छोटा मैंने बोला प, तो प क्या है? एक ध्वनि है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वह होता है ध्वनि। अब इन ध्वनियों को, जैसे हमने बोला का, तो का एक साउंड है। अब क्या हुआ कि दार्शनिकों ने या फिर यहाँ के ऋषि मुनियों ने
का जो साउंड हमारे मुख से निकला उसका एक चित्र बनाया। वो चित्र कैसा बनाया? वो चित्र इस तरह से बनाया। ये एक चित्र बन गया। हमारे मुख में एक ध्वनि निकल रही प, तो प एक आवाज है, एक साउंड है और कुछ नहीं है। बस उस प को प्रदर्शित करने के लिए एक चित्र बना दिया गया, एक सिंबल बना दिया गया। ये प क्या है? ये एक साउंड का सिंबल है। तो जो भी साउंड, सबसे बेसिक ध्वनि जो हमारे मुख से निकलती है, उस बेसिक ध्वनि का एक सिंबल बना दिया जाता है, एक सिंबल बना दिया जाता है, एक प्रतीक, एक चिन्ह बना दिया जाता है। उस चिन्ह को ही वर्ण कहा जाता है। उन चिन्हों को ही वर्ण कहा जाता है जो सबसे छोटी ध्वनि। आप कहती है मोहन, तो मोहन तो बड़ी ध्वनि है ना, उसमें म एक छोटी ध्वनि है, तो उसका एक चित्र बनाया गया कि भैया म ऐसे ही लिखने में प्रयुक्त होगा। ये केवल एक चित्र है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये वर्ण होता है। वर्णा द्विधा भवन्ति, वर्णों की दो विधाएं होती हैं। वर्ण दो विधाओं में पाया जाता है, स्वर के रूप में पाया जाता है और व्यंजन के। स्वराः व्यंजनानि च, स्वर और व्यंजनों के रूप में होता है। स्वर, वर्ण जो होते हैं वर्ण स्वर और व्यंजनों में विभाजित होता है। स्वर जो होता है ये अच प्रत्याहार, स्वरों में क्या होता है? जो अच प्रत्याहार होता है ये स्वर होता है, और जो हल प्रत्याहार होते हैं ये व्यंजन होते हैं। ये अच प्रत्याहार, हल प्रत्याहार क्या है, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो हमने कहा कि वर्ण जो है वह दो तरह के हैं, एक स्वर होता है, एक व्यंजन होता है। स्वर अच प्रत्याहार जो है ये स्वर होते हैं, और जो हल प्रत्याहार होता है या व्यंजन होता है। तो अगर स्वर को देखा जाए, स्वरों को देखा जाए, स्वर ऐसे वर्ण हैं, हमारे मुख से निकली हुई ऐसी ध्वनियां हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। इनके लिए किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है, किसी दूसरे की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे हमने बोला अ, जब मैंने बोला अ, तो अ में सिर्फ अ है, इसके अलावा कोई चीज नहीं है। लेकिन जब मैं बोलता हूँ क या पा बोलता हूँ प, तो पा में प है और आ है, इसमें आ से प, तो प हटाओगे पीछे आ लगा हुआ है, तो ये आ एक स्वर है। लेकिन स्वर जो होते हैं जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, जैसे आ, ई, उ, ठीक है, तो ये क्या है? स्वर हैं, इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। स्वरों की भी दो विधाएं होती है, समान अक्षराणि। यहाँ पे समानाक्षराणि लिखा है, इसको अगर हम दो पार्ट में संधि करते हैं तो बनता है समान अक्षराणि, समान अक्षराणि। ऐसे स्वर जिनमें समान अक्षर पाए जाते हैं इन्हें साधारण स्वर भी कहा जाता है। जो समान अक्षर वाले स्वर होते हैं, जैसे आ है और आ है, जैसे आ है और आ है, तो ये समान अक्षर वाले स्वर हैं, तो इनको समान अक्षराणि स्वर कहा जाता है या साधारण स्वर कहा जाता है। इनके दो भेद हैं, एक है ह्रस्व स्वर, एक है दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर मतलब लघु स्वर, ऐसे स्वर जिनको बोलने में बहुत कम समय लगता है। जैसे आ, तो आ ह्रस्व स्वर है या लघु स्वर है, इस स्वर को बोलने में बहुत कम समय लगा, छोटा आ। और आ ये दो आ के बराबर का समय इसमें लग रहा है, तो ये दीर्घ स्वर हो जाता है। तो समान अक्षराणि स्वर जो है ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, इनको अगर देखा जाए तो कौन कौन से इसमें है, तो ह्रस्व स्वर में क्या है? छोटा आ है, छोटी ई है, छोटा ऊ है, री है, और यहाँ पे आता है ली। तो ये ह्रस्व स्वर हैं, अ, ई, उ, री, ली। आ, ई, उ, री, ली, ये ह्रस्व स्वर है। इनमें बहुत कम समय, इनके उच्चारण में बहुत कम समय प्रयुक्त होता है, इसलिए ह्रस्व स्वर। इनके दीर्घ स्वर भी होते हैं, समान अक्षर है और ये ज्यादा समय लेकर बोला जाएगा। यहाँ पर आ बोला गया तो यहाँ पर आ बोला जाएगा, यहाँ ई तो यहाँ पर ई,
यहाँ पे उ, तो यहाँ पर ऊ, यहाँ री, यहाँ री, ठीक है। तो ये जो है ये दीर्घ स्वर हैं, समान अक्षर हैं, दीर्घ हैं। लृ का दीर्घ नहीं होता है, लृ का दीर्घ नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए ये 5 जो हैं ह्रस्व स्वर हैं और ये 4 जो हैं दीर्घ स्वर हैं समान अक्षरों वालों में। नेक्स्ट बात करते हैं अगर संध्याक्षराणि, संध्याक्षराणि जो स्वर होते हैं इनको संयुक्त स्वर कहा जाता है। संयुक्त स्वर मतलब जो 2 या 2 से अधिक अलग अलग स्वरों के मिलने से बनते हैं, 2 या 2 से अधिक अलग अलग स्वरों के मिलने से जो बनते हैं उनको संध्याक्षर या संयुक्त स्वर के नाम से जाना जाता है। जैसे इसमें क्या होता है, ए होता है, ऐ होता है, ओ होता है और औ होता है। पहली बात ध्यान से देखिए, ये कोई एक स्वर नहीं होता, इसमें 2 से ज्यादा स्वर, 2 या 2 से ज्यादा स्वर होते हैं। जब 2 या 2 से ज्यादा स्वर होंगे भाई तो जाहिर सी बात है वो दीर्घ स्वर हो जाएगा, उनको बोलने में ज्यादा समय लगेगा। तो अब इसमें देखिए जैसे ए है, ए में देखिए जब आ में ई मिलाते हैं, आ छोटा अ और ई मिलकर ए का निर्माण होता है, आ और ई मिलकर ए का निर्माण होता है, और आ और उ मिलकर ओ का निर्माण, तो आ और ई मिलते हैं तो ए बनता है, और आ और उ मिलते हैं तो ओ बनता है। ऐसे ही अब यही ए जब आ के साथ, अब आ के साथ यही ए मिल जाएगा तो ऐ बन जाएगा, और आ के साथ जब यही ओ मिल जाएगा तो औ बन जाएगा। तब क्या बन जाएगा, औ बन जाएगा। तो ये संयुक्त स्वर हैं क्योंकि इनमें एक से ज्यादा स्वरों के मिलने से इनका निर्माण हो रहा है। तो फिर से ध्यान दीजिए, आ में ई मिलाते हैं तो ए बनता है, फिर आ में ए मिलाते हैं तो ऐ बन जाता है उससे बड़ा, आ में उ मिलता है तो ओ बनता है, और आ में फिर ओ मिल जाता है तो औ बन जाता है। तो इस तरह से इन स्वरों का निर्माण होता है। नेक्स्ट एक होता है अनुनासिक स्वर। अनुनासिक जब हम मुख के साथ साथ नाक का भी इस्तेमाल करते हैं, मुंह के साथ साथ नाक का भी उच्चारण में प्रयोग करते हैं तो वो अनुनासिक होता है, उस पर चंद्र बिंदी लगा होता है। तो ऐसे जितने भी स्वर हैं, आ है, आप पे चंद्र बिंदी लगा दीजिए, आ, ई, उ, री, ली, ए, ऐ, ओ, औ। तो ये चंद्र बिंदी जो लग जाता है ये अनुनासिक स्वर बना देता है। तो मुंह के साथ साथ जब नाक का भी प्रयोग होता है उच्चारण में तो वही होते हैं अनुनासिक स्वर। तो इस तरह से ये स्वरों की कहानी है। एक स्वर प्लुत स्वर भी कहा जाता है, जिसमें ऐसे ओम ऐसे लिखा होता है तो ये प्लुत स्वर आता है, ठीक है। उसके बाद स्वरों की कहानी जब खत्म होती है तो व्यंजन आता है। तो अभी दोस्तों हम सिर्फ स्वर तक की बात कर रहे हैं, इसके बाद हम आगे व्यंजन की बात करेंगे। व्यंजन में बहुत चीजें हमको सीखना है, ये देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सी मैं चीजों को तैयार करके रखूँ, कैसे इनका उच्चारण होता है, कहाँ कहाँ इनका प्रयोग होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग व्यंजन को देखेंगे, और तब तक आप स्वर को रिवाइज कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये लेक्चर कैसा लगा। धन्यवाद।